Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandiswar Vidyalaya, Khaniyadhana. Today we are going to study class 12th, subject English, lesson 11, the rightful inhabitants of the earth, composed by Bekom Muhammad Wasir. The rightful inhabitants of the earth, इसका मतलब होता है पृथ्वी के सच्चे उत्तराधिकारी। इस पाठ में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे कि इस पृथ्वी पर केवल इंसान ही नहीं जिसकी उपज और उत्पादन पर केवल इसका अधिकार है, वरन और भी जो जीव जंतु हैं और वह भी इस पृथ्वी के उतने ही अधिकारी हैं, उनका भी उस पृथ्वी पर उतना ही हक बनता है जितना कि इंसान का। तो उन सब की बिहाफ से ये अध्याय जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें जो आपका एक ब्लू बॉक्स इसमें लगा है, व्हाट आर पेस्ट, हाउ डू दे हार्म अस, शुड दे बी एक्सटर्मिनेटेड। कि आपके जो इस प्रकार के जो आप बोलते हैं ना, इसी के कीटनाशक हैं या जो आपके कीट हैं या और कोई ऐसे जीव हैं जो कि हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे लिए हानिकारक है, चाहे वो हमारी फसल ख़राब करते हों या हमको बीमार बनाते हों तमाम तरह के, तो वे क्या हैं। हाउ डू दे हार्म अस, वो हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। शुड दे बी एक्सटर्मिनेटेड, क्या हमें यहाँ से उनको एकदम से ख़त्म कर देना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब हम इस पाठ में खोजने का प्रयास करेंगे। When I became the owner of a tiny little piece of this wide earth, I firmly believed that my future was secure. जो इस पाठ का राइटर हैं बेकोम मोहम्मद बशीर, वो लिखते हैं कि जब मैं एक छोटे से ज़मीन का जो एक टुकड़ा था, इस विशाल धरती है विशाल, उसके टुकड़े का मालिक बना, मतलब मेरे पास जब थोड़ी बहुत ज़मीन आई, आई फर्मली बिलीव दैट, तो मैंने ये बड़ा विश्वास कर लिया कि माई फ्यूचर वाज सिक्योर, कि मेरा जो है जो भविष्य है मेरा सुरक्षित है। क्योंकि ज़मीन एक अचल संपत्ति है और जिनके पास ज़मीन होती है वो उन्हें जो है या इस बात के प्रति आश्वस्त ज़्यादातर वो लोग रहते हैं कि अगर हमें कुछ और उद्योग व्यापार या नौकरी नहीं मिली तो इस ज़मीन से हमारा जीवन यापन जो है वो आराम से हो सकता है। तो यही ख्याल लेखक के मन में आया जब उसके पास थोड़ी बहुत एक ज़मीन का एक हिस्सा था, टुकड़ा था, उसके कब्जे में आया, वह उसका मालिक बना। इट वाज 2 एकड़ प्लॉट विथ कोकोनट पाम्स एंड ओल्ड हाउस दैट कुड बी रिनोवेटेड। तो ये जो ज़मीन थी उसकी मापतोल इसमें बताई गई है और उस वहाँ पर कौन कौन सा निर्माण कार्य हुआ था इसके बारे में लिखा गया है। इसमें है कि इट वाज 2 एकड़ प्लॉट, जो उसके जो लेखक के पास ज़मीन थी उसकी माप है उसकी कितनी है, 2 एकड़ के। वो 2 एकड़ का एक प्लॉट था जिस पर क्या थे, नारियल के जो हैं वो झाड़ थे, और एंड ओल्ड हाउस दैट कुड बी रिनोवेटेड, और एक पुराना घर था जिसको जो है जिसका जीर्णोद्धार जो है वो किया जा सकता था। दोज वर द डेज व्हेन द प्राइस ऑफ कोकोनट वाज स्प्राइलिंग। ये उन दिनों की बात है जब कोकोनट के झाड़ थे, जो कोकोनट के जो फल थे यानी कि नारियल के जो फल थे, उनकी कीमतें जो है वो ऊपर जा रही थीं। आई शेवर्ड द थॉट ऑफ द पाम्स लेडन विथ कोकोनट्स, इट वाज हैप्पी एक्सिस्टेंस। इसमें एक वर्ड आया है शेवर्ड, इसमें देखेंगे इसमें क्या है, टू एंजॉय फीलिंग और एन एक्सपीरियंस थ्रू आउट, मतलब क्या है, एक आनंद का भाव होता है जो हमारे मन में जो है एक लंबे समय तक रहता है कि मैं मतलब क्या है कि नारियल के झाड़ थे उसके प्लॉट में, उसके खेत में, उस समय नारियल की कीमतें भी ऊपर जा रही थीं। तो इस प्रकार जो है वो लेखक वो अपने सुंदर सपनों में खो गया कि इसमें जो नारियल बेचेंगे मेरे पास इतना जो है पैसे आएंगे, उन पैसों को मैं किस प्रकार से खर्च करूंगा। तो अपने भविष्य के इन सुंदर हसीन सपनों में लेखक जो है बड़े ही आनंद में था, उसके विचार वह इसी विचार से बड़ा आनंद था कि जब पाम्स लेडन विथ कोकोनट्स आई हैव एक्सिस्टेंस के जो झाड़ हैं वो नारियल से लदे हुए हैं, और एक बड़ा खुशनुमा एहसास था उसके लिए। बट देन अराइव्ड द इंटरलूपर्स ट्रेस पासिंग। इंटरलूपर का जो है मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर से संबंधित नहीं होता, बिना आज्ञा के वहाँ पर जो है
अवैधानिक रूप से वहाँ पर प्रवेश करता है, उसको अपन बोल सकते हैं घुसपैठिए। तो जो है उसके बाद क्या आ गए, घुसपैठिए जो है इसमें जो है और इसमें एक वर्ड है ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग का जो है मतलब होता है एंटरिंग लैंड और बिल्डिंग दैट यू डू नॉट हैव परमिशन और द राइट टू इंटर। मतलब यही है कि मतलब जहाँ पर आप, वही है कि जहाँ ऐसी जगह या इमारत जहाँ पर आपको जाने की या उसमें सॉरी जहाँ पर आपको प्रवेश की अनुमति नहीं है। मतलब क्या कि बिना किसी वैध परमिशन के जो है घुसपैठिए अब उस वहाँ पर पहुँच गए। फ्लोटिंग द लीगलिटी ऑफ द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, जो है बिना किसी वैध तरीके से और जो है और ना उनके पास कोई वहाँ के मालिकाना हक के जो है उनके पास कोई दस्तावेज थे, बिना किसी वैध दस्तावेज के वहाँ पहुँचे। कौन थे ये? वॉलेटिंग द फेंस एट द बाउंड्री, जो है जो सीमा जो थी वहाँ की उस खेत की, उसका भी उल्लंघन करके वो लोग अंदर आए। डिफाइंग द सेंट्री माई डॉग सान, और सान की जो वहाँ पर जो कि सुरक्षा में था उसकी बिना कोई परवाह किए जो है उसको शान में गुस्ताई करते हुए अंदर आए। दे डिड नॉट सीम टू केयर फॉर एनी वन इन द वर्ल्ड नॉट इवन द गवर्नमेंट। ऐसा लगता था कि उन्हें किसी भी चीज़ की कोई चिंता परवाह नहीं है, यहाँ तक कि सरकार की भी उन्हें कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे कौन थे वो वीर? तो फर्स्ट अराइवल्स वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। पहले जो आगंतुक कौन थे? मेहमान पक्षी और तितलियाँ। मतलब कवि जो लेखक ने पक्षियों को और तितलियों को जो ज़बरदस्ती उसके खेत में घुसने वाला घुसपैठिए बताया, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज उसमें आने के नहीं थे। वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की एक विस्तृत जो है विशाल जो है एक श्रृंखला, कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी थे। एंड सो मैनी बटरफ्लाइज, और बहुत सारी असंख्य जो है आपको तितलियाँ थीं। परचेड ऑन द बब्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स, जो कि पौधे और पेड़ों की जो कलियाँ हैं, छोटे छोटे जो फूल खिलने वाले होते हैं कलियाँ हैं, उन पर क्या करते थे? वो मंडराते रहते थे। द बर्ड्स चर्प्ड, वो पक्षी जो है वो चहचहाते रहते थे। द बटरफ्लाइज फ्लटेड अराउंड इन द कंट्री इन द कोर्ट यार्ड फ्लैशिंग देयर कलर्स इन द सनलाइट, और जो क्या है धूप में आंगन में भी जो है तितलियाँ थीं, वो अपने रंगों को बिखेरते हुए फ्लैश करते चमकाते हुए घूमती रहती थीं। वी कुड नॉट शू ऑफ द चर्पिंग वर्ड्स एंड द बटरफ्लाइज। शू ऑफ का मतलब क्या होता है? शू ऑफ का मतलब होता है टू मेक समबडी या समथिंग टू गो अवे। मतलब क्या? किसी को दूर भगाना। जैसे अगर किसी खेत में या हमारे घर के आसपास कोई जीव जंतु पक्षी आते हैं, तितलियाँ आती हैं, तो हम उनको भगा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भगा सकते? तो जवाब हमें मिलेगा आगे। बट देन केम द क्रोज, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कौवे आ गए। देयर रॉकस कॉइंग वाज मोर इनसफरेबल देन द रैकेट ऑफ अदर वर्ड्स। इसमें है आपका है रॉकस, मतलब क्या होता है? रॉकस का मतलब होता है साउंडिंग लाउड एंड रफ, के तेज और जो है ख़राब आवाज़। रैकेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अ लाउड अनप्लीजेंट नॉइज़, मतलब क्या है? जो है तेज जो है जो ऐसी आवाज़ जो हमें ठीक नहीं लगती है। तो उन्होंने कहा कि जो कर्कश जो कौओं की ध्वनि थी वो बहुत ज़्यादा थी, कैसी थी? असहनीय थी। देन द रैकेट ऑफ द अदर वर्ड्स, जो और पक्षी थे उनकी जो आवाज़ थी, तेज आवाज़ थी, उनसे कहीं ज़्यादा खराब आवाज़ जो है कौओं की थी। बिसाइड्स दे सूप डाउन ऑन द चिक्स। इसके साथ साथ एक समस्या उनसे ये भी थी कि वो जो मुर्गियों के जो बच्चे होते हैं, इनको कहा गया चिक्स कहा गया है, इनको बोलते हैं अपन हिंदी में चूजे, उनको भी वो जो है सूप डाउन यानी कि उनको चोंच मारते थे, वो उनको भी टोकर मारते थे। तो ये जो दो प्रकार थे, इसका एक क्वेश्चन भी आएगा आपको आगे चल के इसमें कि जो कौवे थे उन्होंने लेखक को किन दो प्रकार से जो है परेशान किया। तो आप एक तो ये लिखेंगे, एक तो उनकी जो आवाज़ इतनी ख़राब थी, बाकी की जो पक्षियों से काफ़ी ख़राब आवाज़ थी उनकी, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो जो है मुर्गी के चूजों को भी टोंकर जो है चोंच से मारते थे, इसलिए भी जो है दो प्रकार से थे, उसने लेखक को परेशान किया कौओं ने। They were followed by the hawks that perched on the coconut palms with the same intent they kept watch and waited। तो कौवे भी थे, तो
उनके पीछे कौन लगे थे? बाज लगे हुए थे। कौओं के पीछे कौन पड़े थे? बाज पड़े थे। ये क्यों पड़े थे? क्योंकि वह भी नारियल के झाड़ पर आते थे विद द सेम इंटेंट, मतलब ठीक एक ही उसी इरादे से आते थे। क्या था इनका इरादा, वो हमको आगे चल के पता चलेगा। द केप्ट वॉच एंड वेटेड, वो देखते रहते थे और इंतज़ार जो है वो करते रहते थे। सून देयर वर मैंगूज इन द बैम्बू थिकेट, और फिर उसके बाद बांस के जो झाड़ थे इकट्ठे, उसमें वो क्या आ गए? नेवले जो आ गए। एंड फॉक्सेज इन द श्रबरी पैच नियर इट रेडी टू पाउंस ऑन द हैंड्स, और पास में ही जो है क्या आ गई? लोमड़ियाँ आ गई, जो कि झाड़ियों में आ गई, जो कि क्या करती थी हमेशा, जो हमेशा घात लगा रहती थी किन पर? मुर्गियों पर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसका हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप गुड बाय।